प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी का जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा ने किया दिल खोलकर स्वागत। सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेता हुए शामिल। G7 समूह की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। एक दूसरे से गले लगकर मिले दोनों नेता। पीएम ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, जापानी पीएम फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक यूल, वियतनामी पीएम फाम मिन चेन से भी मुलाकात की। अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। ऐतिहासिक ए बॉम्ब डोम स्मारक के पास स्थित है प्रतिमा। बापू की शांति और अहिंसा के संदेश को रेखांकित करने के लिए किया गया है स्थान का चुनाव। पीएम ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का हल सुझाते हैं बापू के जीवन मूल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक पद्मश्री डॉक्टर टोमियो मिजुकामी से भी मुलाकात की। डॉक्टर टोमियो ने पीएम को भेंट की एक विशेष पुस्तक। पीएम ने जापान की प्रसिद्ध पेंटर हिरोको ताकायामा से भी की बातचीत। पीएम को भेंट की गई भगवान बुद्ध की ऑयल पेंटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी कैंपस का करेंगे शिलान्यास। द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने किया शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार ने ली शपथ। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। और आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी भिड़ंत, तो वहीं दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी उनके जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा ने की। G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। तो G7 सम्मेलन के दौरान फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने परस्पर आपसी सहयोग के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। तो G7 समूह की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे के गले लगकर मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों ही नेता जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
और जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने भारत, यूरोपीय संघ, व्यापार और निवेश समझौतों और भारत की G20 अध्यक्षता के लिए जर्मनी के समर्थन का स्वागत किया। G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से हिरोशिमा में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। उन्होंने समसामयिक क्षेत्रीय घटनाक्रम और हिंद प्रशांत में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने आपसी, सामरिक और वैश्विक साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। वार्ता में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ग्रीन हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, आतंकवाद से मुकाबले और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे शामिल थे। एक्सेलेंसी, G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूं वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है। और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यूल से मुलाकात की और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस साल भारत और दक्षिण कोरिया अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल का जश्न भी मना रहे हैं। दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, IT, हार्डवेयर निर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। मुलाकात के दौरान भारत की G20 अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनकी पत्नी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूत संबंधों को बड़ी प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिन चिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और लोगों के संबंधों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
क्षेत्रीय विकास के साथ साथ आसियान और हिंद प्रशांत में सहयोग भी वार्ता का हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा भारत द्वारा हिरोशिमा शहर को दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में उपहार में दी गई है। 42 इंच लंबी इस कांस्य प्रतिमा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित रामवंजी सुतार ने तैयार किया है। ये प्रतिमा हिरोशिमा के ए बॉम्ब डोम स्मारक के पास स्थित है। इस जगह को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। प्रतिमा स्थापित करने के लिए इस जगह के चुनाव महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के संदेश को रेखांकित करने के लिए किया गया है। इस अवसर पर पीएम ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। बापू को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हिरोशिमा के मेयर का, यहाँ की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहाँ पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया आतंक और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, उससे लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन मूल्य इस लड़ाई में मानवता का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक, हिंदी और पंजाबी भाषाविद पद्मश्री डॉक्टर तोमियो मिज़ुकामी के साथ बातचीत की। पीएम ने जापान में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और दोनों देशों को करीब लाने में योगदान के लिए डॉक्टर मिज़ुकामी की सराहना की। इस अवसर पर प्रोफेसर मिज़ुकामी ने पीएम मोदी को ज्वालामुखी पुस्तक की प्रति भी भेंट की। चालीस साल पहले 1980 के दशक में अपने पैसे से सब जापानियों का लिखा हुआ जो हिंदी की पत्रिका निकाला था। तो अभी तो पुराना हो गया, अब तो प्रिंट हो गया। तो इसका 6 खंड तक निकलता था, उसके बाद बंद हो गया, अब उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी इन 6 खंडों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करके छपवाया, उनको दे दिया। वो बड़ी खुशी हो गए। प्रधानमंत्री ने जापान की प्रसिद्ध पेंटर हिरोको ताकायामा के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपनी कलाकृतियों में भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए हिरोको ताकायामा की प्रशंसा की। हिरोको ने प्रधानमंत्री को भगवान बुद्ध की एक ऑयल पेंटिंग भेंट की।
First of all, PM Modi told me that the painting is very beautiful and he's very happy to accept the painting. So it was 42 years ago that I first visited India, and since then, that time I was very impressed by the people's spirit who's living on the Indian soil. So since then, I am infusing the energy and prayer of Indian people and culture that I received from them. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर प्रधानमंत्री जापान में हैं। उसके बाद पीएम पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी के लोगों में पीएम के दौरे को लेकर खासा उत्साह है। हमारे संवाददाता शुभेंदु ने वहां के लोगों से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे बदलाव हम लोगों ने देखे हैं कि रूरल डेवलपमेंट्स, स्वच्छ भारत एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वो तो हम देखते ही हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ की जो लीडर्स हैं वो लोग भी बोलते हैं मोदी जी कितने अच्छा लीडर हैं। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ लीडर में नाम पता नहीं लेना ठीक होगा कि नहीं, वो लोग मेरे से हर बार मैं जब इंडिया से आता हूँ तो बुक्स मंगाते हैं। इस बार तो मोदी जी का बुक्स भी मंगा लिया। सो दैट काइंड ऑफ यहाँ पे मोदी जी का पॉपुलैरिटी है। इकोनॉमी वाइज और कम्युनिकेशन वाइज तो बहुत ही अच्छा है। अभी जैसे रोडवेज, रेलवेज, एजुकेशन वाइज, स्वच्छ भारत, गंगा, नमामि गंगा, so there are so many things. Digital India is one of the biggest part है। तो सब लोग बेसिकली खुश है। आई मीन हाउ द इंडिया कैसे जा रहा है इन द नेक्स्ट लेवल। एंड ऑल्सो ये बाहर भी बहुत लोग को चर्चा करता है इसके बारे में, एंड सब लोग बहुत खुश होते हैं। और हम लोग भी खुशी लगता है बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग इंडियन है। लास्ट 9 years में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, ही इंट्रोड्यूस GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जन धन योजना, उजाला योजना। सो दे आर सो मेनी थिंग्स आर उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो लेकिन इन सब में मुझे लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसीज उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप की है, स्पेशली जब वो इंटरनेशनल फोरम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर वन। तो इसमें इंडिया को एज अ होल ग्लोबल इंट्रोडक्शन मिलता है, एंड दैट्स रियली एक्सीलेंट। और अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी की स्टेज पर सेबी की सफाई और उपलब्ध डेटा के आधार पर कमेटी के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव नहीं होगा कि मौजूदा नियामक तंत्र की विफलता रही है। विशेषज्ञ समिति का काम ये जांचना नहीं है कि शेयर के दाम बढ़ना उचित था या नहीं। कमेटी का काम ये पता लगाना है कि क्या कोई नियामक विफलता थी। ये स्पष्ट है कि सेबी सक्रिय रूप से बाजार में परिवर्तन और शेयर के मूल्य में बदलाव पर नजर रखे हुए था। कमेटी का मानना है कि ऐसी सभी जांचों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। इस वक्त एम्पिरिकल डेटा के साथ सेबी की ओर से दिए गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया समिति के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोप में नियामक विफलता रही है। Net conclusion of the report is completely in favor of the Adani Group. The report has found that there is no stock price manipulation by the Adani Group. It has also found that there is no violation of related party transactions. It has also found that minimum public shareholding requirements of SEBI are well maintained and there is no violation. और सबसे अहम बात जो कमिटी ने फाइंड करी है वो ये है कि अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइसेस स्टेबल हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिए हैं। अध्यादेश में साफ लिखा है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट समेत। और चलिए अब अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं। इस समय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। कार्य को सातत्यपूर्ण तरीके से और सुचारू ढंग से करना है तो एक स्थायी प्रशिक्षण की व्यवस्था चाहिए, और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 450 एकड़ से ज्यादा बड़ी भूमि के अंदर राष्ट्रीय कोस्टल पुलिस एकेडमी की शुरुआत यहां पर की है, और आज इसके संपूर्ण विस्तृतीकरण का भूमि पूजन आज यहां पर हुआ है। भाई आप बैठ जाइए जरा, दोनों कैमरामैन सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहने वाला हूं। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा का मीमांसा करने वाले सभी सुरक्षा क्षेत्र के पंडित इस बात का स्वीकार करते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सुरक्षा मजबूत है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, और सीमा पर रहने वाले नागरिक और देश के मध्य भाग में रहने वाले नागरिक सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब सीमा को सुरक्षित करना होता है तब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि सीमा के हमारे प्रहरियों की रहने की, उनके काम करने की सुविधा में बढ़ोतरी की जाए, उनके परिवारजनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता सरकार के द्वारा अच्छे से की जाए, और उनको आधुनिक से आधुनिक सुरक्षा के लिए जरूरी साधन मुहैया कराए जाए। और ये तीनों क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ने मैं कह सकता हूं कोई कसर नहीं छोड़ी है। सर्व प्रकार की सुविधाएं देने का हमने प्रयास किया है। अभी अभी भारतीय नेवी और एनसीबी ने मिलकर भारत की सूचना एजेंसियों के सहयोग से 12,000 करोड़ रुपए का ड्रग, 12,000 करोड़ रुपए का ड्रग एक साथ केरल के समुद्र किनारे से पकड़ने का काम किया है। मित्रों, पहले एक साल में 12,000 करोड़ का ड्रग नहीं पकड़ा जाता था। 10 साल में यूपीए के शासन में 680 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। अब एक ही खेप में 12,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ने का काम भारत की सुरक्षा एजेंसी ने। यह बताता है कि मुस्तैदी बढ़ी। मैं एनएसीपी पर आने से पहले आज का दिन भारत के इतिहास में 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी जिनकी त्रिपुटी ने अंग्रेजों की नींद हिलाकर रख ली थी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से ये त्रिपुटी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। आज बिपिन चंद्र पाल जी की पुण्यतिथि है। मैं इस मौके पर बिपिन चंद्र पाल जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं।
आज के ही दिन परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद पीरू सिंह जी का जन्मदिन भी है। पीरू सिंह जी ने अपने पराक्रम से अपने जान और परिवार की परवाह किए बगैर प्रचंड पराक्रम कर इस देश की रक्षा करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीरू सिंह जी के स्मृति में अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी, पूरा द्वीप शहीद पीरू सिंह द्वीप के नाम से नामांकित किया है। आज पीरू सिंह जी को भी मैं यहां पर मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, कई बार कई जर्नलिस्ट और कई प्रकार के डेवलपमेंट की मीमांसा करने वाले लोग कहते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद सीमाओं पर खर्च अनेक गुना बढ़ गया है जहां कम लोग रहते हैं। उनका कहने का आशय यह होता है कि भारत के मध्य भाग में जहां जनता रहती है वहां पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। परंतु मैं उनको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमा ही सुरक्षित नहीं है, इस देश के मध्य भाग में विकास के कोई मायने नहीं रहते हैं। सीमा के माध्यम से ही देश सुरक्षित है। और हमारे देश की बात करें तो 15,000 किलोमीटर, 15,500 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है और 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा इस देश को ईश्वर ने दी है। और पड़ोसी भी ऐसा मिला है जिससे हरदम जागरूक रहने की जरूरत है। ये जो हमारी 7,516 किलोमीटर की सीमा है, उसमें से 5,422 किलोमीटर मेनलैंड की सीमा है और द्वीपों की 2,000 किलोमीटर की सीमा है। और कुल मिलाकर समुद्र किनारे पर 1382 द्वीप समूह, 3337 तटीय गांव, 11 प्रमुख बंदरगाह, 241 गैर प्रमुख बंदरगाह, स्पेस, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, शिपिंग वगैरह 135 एस्टैब्लिशमेंट ये 7,516 किलोमीटर की समुद्री सीमा पर है। अब इसकी सुरक्षा जिन लोगों को करनी है, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे तटरक्षक के जवान हो, चाहे कोस्टल क्षेत्र में बने हुए अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस स्टेशन, उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। जब समग्रता से दरियाई सीमा की सुरक्षा पर मुंबई पर आतंकी हमले के बाद विचार शुरू हुआ, तब इसकी जरूरत महसूस की गई कि एक ही प्रकार का रिस्पॉन्स और एक ही प्रकार का रिस्पॉन्ड ये तट के हर पुलिस स्टेशन से, हर सीमा सुरक्षा दल के जवान से और हमारे कोस्ट गार्ड के जवानों से मिलना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब एक सुनियोजित तरीके से तटीय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। 2000 विचार तो हो चुका था, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2018 में मोदी जी ने नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की मंजूरी दी और इसको श्री कृष्ण की नगरी से नजदीक ये ओखा की पवित्र भूमि पर स्थापित करने का निर्णय किया गया।
मैं यहां पर कहना चाहता हूं, हम लोग द्वारकाधीश की नगरी को द्वारिका के नाम से जानते हैं। द्वारका, गुजरात में द्वारका कहते हैं। द्वारिका का मतलब है देश का प्रवेश द्वार। और उस वक्त हमारी समुद्र सीमा से व्यापार का एक बड़ा केंद्र भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से आकर यहां बनाया था। और उस वक्त द्वारिका से लेकर सोमनाथ तक यादवों के द्वारा, यादव साम्राज्य की सेना के द्वारा द्वारिका से लेकर सोमनाथ और गिरनार तक पूरी तटीय सुरक्षा की व्यवस्था भी भगवान श्री कृष्ण के वक्त सात्यकी ने करी थी। और आज मोदी जी की कल्पना से समग्र देश की तटीय सुरक्षा का प्रशिक्षण का काम उसी श्री कृष्ण की भूमि ओखा में हो रहा है। ये मेरे लिए तो कम से कम बहुत आनंद का विषय है। यहां पर 28 मई को फुल फ्लेज एकेडमी बनाने का निर्णय किया गया। मैं इस भूमि पर आया था निर्णय करने से पहले। भूमि देखकर डर लगे ऐसा माहौल था कि यहां प्रशिक्षण कैसे हो पाएगा, मगर मैं सुजोलाल 1000 और इनके आईजी जो है हमारे गुजरात क्षेत्र के, दोनों को बहुत बहुत मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं कि केवल 1 साल के समय में आज उन्होंने यहां पर एक कर दिखाया है जो असंभव था। मेरे मन में तो मोह था कि एकेडमी गुजरात में रहे। अब मैं मंत्री था, मैंने निर्णय कर लिया। भला जी कुछ बोले नहीं, मगर जैसे हमारे आईएएस अफसरों की स्टाइल होती है, साहब बहुत कठिन भूमि है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा कर कर गोलमोल बोलते थे। मैंने बोला भल्ला जी निर्णय कर लो तो हो जाएगा, और आज हो गया। और आज इसका भूमि पूजन हो गया। लगभग 4 फुट नीची जमीन को ऊपर उठाने का एक भगीरथ कार्य बीएसएफ के जवानों ने 1 साल के अंदर पूरा किया है। और यहां पर पूरे देश भर के तटीय पुलिस स्टेशन के कर्मियों की संख्या का योग करें, इसका टोटल करें तो 12,000 होते हैं। जब ये एकेडमी फुल फ्लेज काम करती हो जाएगी, 1 साल में 3,000 लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था इस एकेडमी के अंदर होगी। इसका मतलब 4 साल में 100% भारत के तटीय सुरक्षा करने वाले सभी कर्मी की यहां पर ट्रेनिंग समाप्त कर दी जाएगी। तो एक प्रकार से तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण काम आज नरेंद्र मोदी जी की दीर्घदृष्टि और दृढ़ निश्चय के कारण हो रहा है। और मेरा भी सौभाग्य है कि इसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला है। आज यहां पर बीएसएफ की अलग अलग 5 कंपनी आउटपोस्ट और एक 18वीं वाहिनी के आउटपोस्ट टावर का उद्घाटन हुआ है। लगभग 56 करोड़ के खर्चे से पाकिस्तान की सीमा को सटकर हमारे सजग प्रहरी अब बड़ी सुविधा के साथ वहां रह पाएंगे और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। और मैं हमेशा बीएसएफ के जवानों को कहता हूं, क्योंकि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, इसलिए मैं दिल्ली में चैन की नींद रात को सोकर देश को सुरक्षित समझता हूं। बीएसएफ का जो इतिहास है, देश की एक एक इंच जमीन के लिए अपने शरीर का रक्त का अंतिम बिंदु बहा देने तक पराक्रम की पराकाष्ठा बीएसएफ के जवानों ने की। कई मौकों पर युद्ध के समय पर सेना टेक ओवर करती है, तब बीएसएफ को वापिस जाना होता है। मगर कई ऐसे मौके हैं जहां पर बीएसएफ के जवानों ने अपनी देशभक्ति के कारण वापिस जाना मुनासिब नहीं समझा, सेना के कंधों से कंधा मिलाकर दुश्मनों का सामना किया है।
और ये बीएसएफ की वीर गाथा समग्र देश के बच्चों को मालूम है। और आज बीएसएफ के जवानों के लिए जिस प्रकार की सुविधा यहां भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, इसका मुझे बहुत हृदय से आनंद है। मित्रों, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और मछुआरे, ये सभी का एक कंप्लीट सुरक्षा का सुदर्शन चक्र बनाने के लिए एक समुद्री सुरक्षा की नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाई है। खुले समंदर में भारतीय नौसेना के जहाज और विमानों के द्वारा सुरक्षा की जाती है। मध्यस्थरी के समंदर में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल इसको अंजाम देते हैं। टेरिटोरियल वाटर के अंदर बीएसएफ की वाटर विंग इसको अंजाम देती है और गांव में मेरा देशभक्त मछुआरा सूचना का माध्यम बनकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और ये सभी आयामों पर भारत सरकार ने एक सुगठित तटीय सुरक्षा की नीति अपनाई है और एक इंटीग्रेटेड विचार कर बनाई गई नीति और रणनीति के माध्यम से हमारे तट को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने तटीय सुरक्षा की कोताही के कारण ढेर सारे दुष्परिणामों को भोगा है। बॉम्बे ब्लास्ट को देश का कोई राष्ट्रभक्त नागरिक भुला नहीं सकता। थोड़ी सी चूक के कारण 166 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और समग्र दुनिया में देश की सुरक्षा की किरी मुंबई आतंकी हमले ने की थी। ये तटीय सुरक्षा की सर्वग्राही नीति के बाद मैं मानता हूं कि ऐसी घटनाओं को करना दुश्मन के लिए प्रयास अगर वो करेंगे तो दांत खट्टे करने वाला जवाब यहां से उनको मिलेगा। और इसके लिए ये इनका प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर कई स्तंभों पर ये तटीय सुरक्षा की नीति को हमने आलेखित किया है। तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस के मामले में समन्वय और संवाद, संयुक्त तटीय गश्त द्वारा पेट्रोलिंग के प्रोटोकॉल तय कर निश्चित समय अंतराल पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था, मछुआरों की सुरक्षा, 10 लाख से ज्यादा क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड मछुआरों को दिए जाना, 1537 फिश लीडिंग पॉइंट पर सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करना और ब्लू इकोनॉमी के लिए बनाए हुए सभी मत्स्य बंदरों पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये सारी चीजों को जोड़कर तटीय सुरक्षा के लिए एक अभेद दुर्ग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। મિત્રો, હું ગુજરાતમાં આવ્યો છું ત્યારે ગુજરાતનો જ છું, અહીંયા જ જન્મ્યો, અહીંયા જ મોટો થયો। 1982માં હું પોરબંદર વિદ્યાર્થી પરિષદના કામથી આવ્યો હતો અને કોઈના ફટફટિયા પર બેસીને પોરબંદર કેશોદથી જતો હતો। પોરબંદર જિલ્લો ચાલુ થયો ત્યાં એક બોર્ડ માર્યું હતું કે પોરબંદરની સીમા શરૂ થાય છે અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સીમા અહીંયા પૂરી થાય છે। કોંગ્રેસના રાજમાં પોરબંદરની જેલ નોટિફિકેશન કાઢીને બંધ કરવી પડી હતી। પોરબંદર દરેક પ્રકારની દાણચોરીનું સમગ્ર ભારતનું કેન્દ્ર બન્યું હતું અને જ્યારથી
નરેન્દ્ર મોદી સરકાર આવી, એ બોર્ડ ઉતરી ગયું, જેલ ચાલુ થઈ ગઈ અને દાણચોરો ઉચાળા ભરીને બીજા રાજ્યોમાં જતા રહ્યા. નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતને સુરક્ષિત કરવાનું કામ કર્યું. ચાહે કચ્છની જમીની સીમા હો, સરક્રીક હો, હરામી નાળું હોય કે પોરબંદરનો દરિયાકાંઠો હોય કે દ્વારકા, ઓખાના, જામનગરના, સલાયાના દરિયાકાંઠા હોય, એને સુરક્ષિત કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું. અને આજે નરેન્દ્રભાઈ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે એ જ પદ્ધતિથી બધી રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર સરકારોને સાથમાં રાખીને દરિયાકાંઠાને સુરક્ષિત કરવા માટે અહીંયા આ ટ્રેનિંગની એકેડેમીની સ્થાપના કરી છે. આ ટ્રેનિંગ એકેડેમી આપણા સૌ ગુજરાતીઓ માટે ગૌરવ છે કે સમગ્ર દેશના બધા સમુદ્રી રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના સમુદ્રી પોલીસ સ્ટેશનના ટ્રેનિંગનું હબ અહીંયા પર આ તટીય સુરક્ષાની ટ્રેનિંગ એજન્સી બનવાની છે. આજે હું આવ્યો છું ત્યારે ઓખાને દ્વારકાવાળાઓને પણ હૃદયપૂર્વકની મારી શુભકામનાઓ છે. આપણા જવાનો અહીંયા રહી આખા દેશની દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા માટે ટ્રેનિંગ સેન્ટર ચલાવવાના છે. એ દેશનું ધ્યાન રાખશે, તમે એમનું ધ્યાન રાખજો એવી મારી ભલામણ છે ભાઈ. કારણ કે બીએસએફના જવાનો જ્યાં રહે ત્યાં પોતાના ઘરથી સેંકડો કિલોમીટર દૂર રહે, ના મા હોય, બાપ હોય, ના પત્ની હોય, ના બાળક હોય, ના બહેન હોય, એ પણ આપણા જ નાગરિકો છે અને આપણા માટે જ પોતાના જીવનના જુવાની કાળના સુવર્ણ વર્ષો દરિયાકાંઠા અથવા તો જમીનની સીમા પર કાઢતા હોય છે. અને સૌરાષ્ટ્રમાં, ગુજરાતમાં ને એમાંય પાછા સૌરાષ્ટ્રમાં આપણા મહેમાનોને ધ્યાન રાખવા માટે હું ભલામણ કરીને જવા માંગુ છું. આપ સૌને, ઓખા દ્વારકાના નાગरिकों અને बीएसएफ के सभी सुरक्षा कर्मियों को मेरी मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई. मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे. तो ये गुजरात के द्वारका से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने 470 करोड़ रुपए से निर्मित द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जो जनता है वो सुरक्षित महसूस करती है. उन्होंने कहा कि बीएसएफ के शौर्य और जज्बे की इस मौके पर उन्होंने सराहना की और उन्होंने कहा कि बीएसएफ के शौर्य और जज्बे की वजह से हम घरों में सुरक्षित रह पाते हैं. अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समुद्री सुरक्षा और तटीय सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहे हैं. इस पर एक विशेष नीति अपनाई गई है, सरकार ने अपनाई है और उस दिशा में लगातार प्रयासरत है सरकार. तो कई बड़ी बातें इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कही, जहां बीएसएफ की सराहना की, वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरह से देश जो है वो सशक्त हो रहा है और लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला. और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं. आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने बिहार के पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की. रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, संसद और केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं. दिल्ली की अपनी एक संवैधानिक पहचान है, ऐसे में वहां के अधिकारियों के साथ बदसलूकी ना हो, इसके लिए भारत सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें दिल्ली सरकार में पदस्थापित अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा. दिल्ली भारत की राजधानी है. दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है. वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक
बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे, और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। इससे पहले दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाए गए अध्यादेश का प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की गरिमा के लिए और जनता के हितों की रक्षा के लिए यह अध्यादेश जरूरी था। कल जो ऑर्डिनेंस आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। दिल्ली की गरिमा के लिए, दिल्ली की जनता के हितों के लिए इस अध्यादेश का आना जरूरी था, और देश की राजधानी में जो कुछ भी घटता है उसका असर पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व पे जाता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं दिल्ली में? कि गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडों की सरकार है। आप कुछ भी करेंगे और हम देखते रहेंगे, बाकी प्रशासनिक अमला देखता रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल पर संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का भी आरोप लगाया। लगभग 10 से 12 दिन पहले दिल्ली में चलने वाले बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, उनको मालूम है, उनके खिलाफ नोटिस बनाए जाते हैं, उनकी बिल्डिंग को सील करने की धमकी दी जाती है, उनको तोड़ने की धमकी दी जाती है, बिजली पानी काटने की धमकी दी जाती है, और वो ऐसी लगभग 11 फाइलें तैयार की जाती हैं। एक मीडिया हाउस जो बहुत बड़ा न्यूज एजेंसी है, उसको तो नोटिस चला भी गया, और बाकी को डराया धमकाया जाता है कि हम जो कहेंगे वो दिखाएंगे, आप सच नहीं दिखाएंगे। और कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने आज दूसरी बार राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट में शामिल होने वाले कुछ विधायकों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी कैंपस का उन्होंने शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। शिमला के पीटर हॉफ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन भाग ले रहे हैं। वहीं पंजाब से विधायक सुभाष बाराला भी इस कार्य समिति बैठक के लिए पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। जो भी केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त सीजीएचएस लाभार्थी हैं, उनको देश के 6 एम्स में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसको लेकर 6 एम्स और सीजीएचएस के बीच एक करार हुआ है। ये एम्स हैं पटना, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल और भुवनेश्वर। जल्दी ही दिल्ली एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ और जेपमर पुडुचेरी में भी ये सुविधा मिलेगी। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अलग से एक हेल्प डेस्क होगी और ओपीडी काउंटर भी होगा। जो भी केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत या सेवानिवृत्त वर्किंग या पेंशनर सीजीएचएस बेनिफिशियरीज हैं, उनको इन एम्स में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और ये बहुत बड़ी क्वालिटेटिव परिवर्तन होगा
CGHS की सेवाओं में, क्योंकि प्रत्येक एम्स में अनेकों सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं मौजूद हैं, जो कि सामान्यतः वो सारी सुविधाएं एक अस्पताल में इम्पैनल्ड CGHS अस्पतालों में नहीं होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। दूसरा, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रत्येक राज्य में एम्स की स्थापना हो रही है। और बात करते हैं आर्यन खान मामले की, तो इस मामले में एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े आज पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश हुए। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि समीर वानखेड़े ने ड्रग मामले में आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी करके आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और उन्हें 4 सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद मई 2022 में एंटी ड्रग्स एजेंसी ने पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण आर्यन खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। इससे पहले एंटी ड्रग्स एजेंसी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल ने दावा किया था कि वानखेड़े के नेतृत्व वाली जांच में चूक हुई थी। और अब बात करते हैं देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल की। जी हां, भारतीय रेल बहुत ही जल्दी आपको ये खुशखबरी देने वाली है कि अब आप नदी के नीचे से मेट्रो में सफर कर सकेंगे, और ऐसा पहली बार होगा जब भारत में मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे से दौड़ेगी। तो क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट और क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत, हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। मेट्रो ट्रेन को आपने एलिवेटेड या फिर शहरों में सुरंगों के अंदर से जाते हुए देखा भी होगा और सफर भी किया होगा, लेकिन अब पहली बार देश में मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे से यानी पानी के नीचे से होकर गुजरेगी। यह अजूबा कर दिखाया ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर कोलकाता ने, जो भारत में परिवहन के एक नए अवतार की शुरुआत होगी। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में साल्ट टेक से हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरने वाली हावड़ा मैदान मेट्रो रेल की, जो तकरीबन 16.5 किलोमीटर लंबी है। इस कॉरिडोर में 5.74 किलोमीटर का रास्ता हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगा। टोटल जो कॉरिडोर है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से लेके हावड़ा मैदान तक, ये 16.55 किलोमीटर का है। इसमें से कुछ पोर्शन जो है एलिवेटेड है, कुछ अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड पोर्शन की जो लेंथ है 10.81 किलोमीटर की है, और हुगली रिवर बेड के नीचे, बेड के लगभग 15 मीटर नीचे जो अंडरग्राउंड टनल है, इसकी लेंथ जो है 522 मीटर की है। अब जो 16.55 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, इसमें से 9.3 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है ऑलरेडी पब्लिकली कमीशन किया गया है। तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा इस प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा किया जा चुका है। खासतौर पर नदी के नीचे का पूरा टनल बनाया जा चुका है और इसे इसी वर्ष में शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके बन जाने से जहां 1.5 घंटे का समय नदी को क्रॉस करने में लगता है, तो वहीं अब मेट्रो के जरिए महज चंद मिनटों में इसे पूरा किया जा सकेगा। हावड़ा से कोलकाता की दूरी भी कम होगी और लोगों को एक सुगम परिवहन माध्यम भी मिलेगा। इसमें अभी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से शियालदा तक ऑलरेडी इट इज ओपन फॉर कमर्शियल सर्विसेज पैसेंजर्स के लिए। नाउ द प्लानिंग इज प्लैनेट से लेके सॉल्ट लेक हावड़ा मैदान तक कमर्शियल सर्विस चालू करने का वी आर टारगेटिंग इन दिसंबर 2023। दोनों जो कलकत्ता के दोनों हावड़ा और कलकत्ता, इन दोनों को सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी बिलो द रिवर। एट प्रेजेंट सिर्फ 2 ब्रिजेस हैं जिससे लोग पार होते हैं, प्लस जेटी सर्विसेज रहती है। नाउ मेट्रो सर्विसेज विल आल्सो कनेक्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स। यह पहली बार होगा जब कोई मेट्रो नदी के नीचे बने सुरंग से होकर गुजरेगी। यह सुरंग नदी के तल से 13 मीटर नीचे और सतह से 33 मीटर नीचे बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह रही कि नदी के नीचे बने इस सुरंग को सिर्फ 66 दिनों में पूरा किया गया है, जिस पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी लगातार जारी है। यानी कोलकाता के लोगों को एक बड़ी सौगात, उन्हें अब सड़क पर ट्रैफिक की परेशानी नहीं झेलनी होगी। अब वह मेट्रो के जरिए नदी पार कर सकेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, कोलकाता। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का ये सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।